हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसा मेरा केबीएस का इंटरव्यू रहा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेरे जो थे उसमें रिक्वायर्ड थे और कैसे कैसे हम वहां पर गए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे, कौन कौन से बोर्ड थे। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो था 22 मई को, और 22 मई को केबीएस में ओल्ड जेएनयू कैंपस में था। तो यहाँ से हम गए थे और अर्ली मॉर्निंग में 7 बजे वहाँ पहुँच गया था। 7 बजे के बाद 7:15 पे उन्होंने गेट खोला था, क्योंकि 8:30 का ओपनिंग का टाइम था, तो उससे पहले उन्होंने गेट ओपन नहीं किया था। वहाँ पर ऑलरेडी सब बहुत सारे EWS के कैंडिडेट थे, क्योंकि कैटेगरी वाइज इंटरव्यू चल रहा है। पहले उन्होंने जनरल, फिर OBC, EWS, OBC, SC, ST, इस तरीके से इंटरव्यू उन्होंने शेड्यूल किया हुआ है। तो पहले हमने जब एंटर किया तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, और उस बोर्ड में ये मेंशन किया हुआ था कि वो भी उन्होंने कुछ डिवाइड कर दिए थे बच्चे कि किस किस का मॉर्निंग में होगा, किस किस का आफ्टर लंच होगा, मीन्स 2 बजे के बाद और 3:30 बजे के बाद तक शेड्यूल किया हुआ था। तो मेरा 8 बजे था, तो 8 बजे उन्होंने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए भेजना था। तो पहले उन्होंने चेकलिस्ट थी उनके पास कि किस किस के पास कॉल लेटर है और किसका अर्ली मॉर्निंग था, और वहाँ से वो टिक कर रहे थे और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज रहे थे। तो मेरा 8 बजे था, तो मैं लाइन में लग गया था। वहाँ पर TGT साइंस का भी था उस दिन और मैथ्स का भी था। तो मैं लाइन में लगा, लाइन भी काफ़ी लंबी थी उसमें। तो वहाँ पर उन्होंने केवल कॉल लेटर देख रहे थे और एक ID के द्वारा टिक करके भेज रहे थे आगे कि आप जाइए अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ से निकलने के बाद फिर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर जो मेरा बोर्ड था वो बोर्ड नंबर 10 था, और 12 बोर्ड वहाँ पर थे, सभी के, साइंस के भी और मैथ्स के भी। तो मेरा बोर्ड नंबर 10 था। वहाँ से उन्होंने मेंशन कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक 25 स्टूडेंट बोर्ड नंबर 10 के अंडर इंटरव्यू देंगे। तो बोर्ड नंबर 10 में मैं जब गया तो वहाँ पर 2 टीचर्स थे KBS के, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे। तो पहले मैं गया तो उन्होंने सबसे पहले कॉल लेटर मांगा। जो कॉल लेटर था उसके बाद मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो मांगा। फिर सबसे पहले EWS का सर्टिफिकेट मांगा, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग वहाँ पर EWS के थे, तो वहाँ पर उन्होंने EWS का सर्टिफिकेट भी मांगा था पहले, कि आपके पास अगर EWS का है या नहीं है। और वो भी उन्होंने 21-22 का मांगा था, क्योंकि दिसंबर में ये जो हुआ था फॉर्म, तो उससे पहले को उन्होंने चाहिए था। मेरे पास 22-23 का भी था, तो मैं इसलिए पहले बनवा के लेके गया था, और उससे पहले का भी था, तो मैंने उन्हें दिखाया कि ये मेरा EWS का सर्टिफिकेट है। उसके बाद उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट आगे का प्रोसीजर शुरू किया। फिर अगर किसी के पास अगर नहीं भी था तो EWS का, तो उन्होंने वहाँ से उसे अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करवाया था कि आप आगे जाके इसे फिल कर देंगे। उसके बाद उन्होंने हाई स्कूल, 12th, और हाई स्कूल तो नहीं, 12th का, हाई स्कूल का तो उन्होंने केवल डेट ऑफ बर्थ के लिए लिया था। फिर ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर, फिर PG का लास्ट ईयर अगर आपके पास है, मैंने मेंशन किया था, तो वहाँ पर उन्होंने वो भी चेक किया था। और उसके बाद B.Ed का, फिर उसकी डिग्री सबकी, और मास्टर की डिग्री भी। और उसके बाद उन्होंने फिर सारे चेक करके एक फॉर्म उन्होंने एक स्टेपल करके इकट्ठे कर दिए सारे के सारे। फिर उसके बाद उन्होंने मार्क सारे चेक किए थे। 10th के मार्क्स सारे उन्होंने मैच किए कि सारे के सारे आपने जो फिल किए हैं। 12th के मार्क्स सारे फिल किए हैं जो भी हैं आपके। फिर उसके बाद मेन था ग्रेजुएशन। मुझे टेंशन हो रही थी, क्योंकि NBS में तो हो गया था कि आपका ओवरऑल फिजिक्स में तीनों सालों में मिला के 50% से ऊपर होना चाहिए। और उसमें भी आपका केमिस्ट्री अगर 2 साल तक है तो केमिस्ट्री में, मैथ्स अगर 3 साल तक है तो मैथ में। क्योंकि मेरा 2 ईयर ऐसा था कि 1 ईयर केमिस्ट्री में मेरा कम था और एक सेकंड ईयर में मैथ्स में मेरा 50% से कम था। तो लेकिन ओवरऑल चेक हो रहा था, तो इसलिए वहाँ से हम निकल चुके थे, बच गए थे। तो वहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। फिर उन्होंने B.Ed के मार्क्स भी सारे 1 बाय 1 चेक किए, टोटल करके भी बहुत अच्छे से चेक कर रहे थे, मतलब कोई भी आपकी छोटी सी कमी रहना नहीं चाहिए उसमें। क्योंकि वहाँ से वो उसे नेगलेक्ट कर रहे थे फॉर्म को, क्योंकि मेरे सामने एक फॉर्म नेगलेक्ट हुआ था, क्योंकि उस कैंडिडेट का रिजल्ट जो था वो दिसंबर के बाद आया था, और ये फॉर्म दिसंबर से पहले फिल किया गया था। तो उन्होंने वहाँ से उसे रिजेक्ट कर दिया था। वो बैक उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ से आगे भेज भी देंगे तो आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। तो उन्होंने वहाँ से मना कर दिया था। और एक बच्चे का और था, जिसमें कि उनके पास डॉक्यूमेंट थे आफ्टर डेट थे, कि दिसंबर में अगर आपका फॉर्म फिल हुआ है तो उसके बाद का आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट पहले के होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ थी। उसके बाद उन्होंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था अच्छी तरीके से, सारे मार्क्स उन्होंने चेक कर लिए थे, सारे डॉक्यूमेंट जितने थे, जो भी आपके अगर एक्सटर्नल आपका अचीवमेंट है, कोई भी कुछ भी ऐड करा हुआ था, 5 उसमें बायोडाटा फॉर्म थे जो ऑलरेडी फिल किए हुए थे, मैं यहाँ से ले गया था फिल करके, वो उन्होंने वहाँ पर चेक किए। फिर वो फाइल बना के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू रूम में भेज दी थी। तो बोर्ड नंबर 10 में मेरा इंटरव्यू था, तो वहाँ पर मैं गया। तो उससे ऑलरेडी पहले वहाँ पर 3-4 बच्चे बैठे हुए थे, तो मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को वहाँ पर, और भी सभी घबराए हुए थे।
और फिर मैंने एंटर किया, मैंने बोला मैं आई कम इन सर। तो वहाँ पर ऑलरेडी 4 मेंबर थे। मैंने वहाँ गया, उन्होंने कहा सिट डाउन, तो मैं बैठ गया वहाँ पर। फिर उन्होंने कहा कि पहला क्वेश्चन सबसे पहले जो मेन सबके साथ होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या प्रिपेयर करके आए हैं आप। तो मैंने कहा था कि मैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स करके आया हूँ। तो उन्होंने ठीक है आप पढ़ाइए। तो मैं फिर बोर्ड पे गया, मैंने स्टार्ट किया, पढ़ाया। थोड़ी देर पढ़ाने के बाद उन्होंने उसमें से क्वेश्चन पूछा था कि यूनिक सोल्यूशन का क्या कंडीशन होती है और मैनी सोल्यूशन कंडीशन क्या होती है। तो मैंने वो भी बता दी वहाँ पर बोर्ड पे ही उन्हें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए, बैठ जाइए। बैठने के बाद उन्होंने फिर जनरल क्वेश्चंस किए, जैसे कि उन्होंने यही कहा कि आप MJPRU से आप करे हुए हैं ग्रेजुएशन भी, और फिर आपने वहाँ से PG भी किया है, तो MJPRU की फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने बताया कि MJPRU की महात्मा ज्योति फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है, सिंपल था। उन्होंने कहा ठीक है। तो अभी ये भैया बताइए कि MJPRU में जो महात्मा ज्योति फुले हैं ये कौन है। तो अब मैं थोड़ा सा घबराया, मैंने कि ये तो कुछ नया ही है एकदम। तो मैंने कहा कि ये एक सर सोशल रिफॉर्मर थे, और इस कह रहे और इसके बारे में क्या जानते हो। मैंने सर सॉरी सर इसके बारे में और मेरे मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा ठीक है। फिर पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था मैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में था तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड था। तो उन्होंने पूछा कि डिग्री क्या होती है, तो मैंने हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो मैंने कहा जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है। फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने एक मैथ्स के टीचर भी थे, वो उन्होंने पूछा कि क्रेमर रूल आपने पढ़ा है। तो मैंने कहा नहीं सर 9th-10th में तो नहीं है ये, लेकिन वो 10+2 में है। कह रहे हाँ वही है। तो मैंने कहा सर अभी 3 साल से वो डिलीटेड चल रहा है, तो इतना ज़्यादा वो नॉलेज में नहीं है, लेकिन हाँ वो उसमें आप इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं उस फॉर्मूले का, क्रेमर रूल का। कह रहा हाँ ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और मैम थी वहाँ पर, उन्होंने पूछा कि आप बता सकते हैं कि एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव टीचर में से कौन सा आप सेलेक्ट करेंगे। क्या टीचर को इफेक्टिव होना चाहिए या एफिशिएंट होना चाहिए। तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा समझ नहीं पाया, तो तो मैं उसका गलत जवाब दे दिया। इफेक्टिव का मतलब प्रभावी, और एफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष, निपुण। तो अगर आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसका जवाब यही दीजिए कि टीचर शुड बी एफिशिएंट नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव भी ठीक है, लेकिन इफेक्टिव से ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा आपका एफिशिएंट। तो यही बस केवल इतने सारे क्वेश्चन थे। 10 से 12-15 मिनट का मेरा इंटरव्यू चला था, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है थैंक यू, और मैं फिर उठ गया वहाँ से। मैंने बोर्ड को भी क्लियर कर दिया था, फिर मैं जस्ट बाहर आ गया था। तो ये कुछ था मेरा इंटरव्यू ऐसा, जिसमें कि ये क्वेश्चन कुछ थे, और देखते हैं अब रिजल्ट क्या रहता है। बाकी वहाँ से हम जब निकले थे तो मेरा एक फ्रेंड भी था, उसका बोर्ड नंबर 12 में था। तो ऐसा नहीं था कि सबका 10 से 12 मिनट चल रहा था। बोर्ड जब मेंबर अलग अलग हैं तो वो सबका अलग अलग अपना तरीका है पूछने का। कुछ जगह 20 मिनट्स का भी इंटरव्यू चल रहा था, तो वो 20 मिनट्स में से कम 15 मिनट आपके बोर्ड पे ही करवा रहे थे कि आप ये क्लास है तो अभी समझाइए। एक मेरा फ्रेंड था, उससे पूछा था क्या था कि -1 इंटू -1 क्या होता है, तो उसने कहा +1 होता है। तो एक टीचर थे, वो एजेड थे आ रही, उन्होंने कहा कि समझ लो मैं कि सबसे ज़्यादा नोटी स्टूडेंट हूँ, और मैं नहीं मानता ये -1 इंटू -1 1 होता है, अब मुझे समझाओ। तो वो थोड़ा सा हिला गया था उसमें। और कुछ भी क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हैं आप, इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर सकते। बस ये है कि आपका जो है सब्जेक्ट कमांड अच्छा होना चाहिए, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपकी तैयार होना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन, आपका डेमो टीचिंग, और बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से होना चाहिए। बाकी तो इंटरव्यू के दिमाग में क्या चल रहा है आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मेरे फ्रेंड का भी इंटरव्यू था, वो भी करीब 19 से 20 मिनट चला था। तो उसमें भी उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चन थे उसमें नहीं हो पाए थे। हर क्वेश्चन आपको नहीं पता होता है, क्योंकि अब मैं ही अगर इंटरव्यू लेने बैठूं तो मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि उनसे हो सकता है ना भी हो। तो ऐसा हो सकता है कि हर उस टाइम बैठ के आप सारे आंसर ना दे पाएँ। तो अब जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आपका रिजल्ट अच्छा रहे, और आने वाले कैंडिडेट के लिए भी बेस्ट ऑफ लक कि आपका जो इंटरव्यू है काफ़ी अच्छा जाए। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच।